1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग विजन आईएएस के 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं इस सेशन में। यहाँ पर दे रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। अर्थात यहाँ पर एक बात समझने वाला है कि जो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लिख दिया गया था, लिख कर तैयार हो गया था, लेकिन उस समय पूरा संविधान लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था पूरा संविधान। लेकिन इस समय भी कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि लागू कर दिए गए थे। यहाँ पर दे रहा है, इसी संबंध में पूछ रहा है कि अनुच्छेद कौन कौन से। यहाँ पर दे रहा है अस्थायी संसद, मूल कर्तव्य, दोहरा नागरिकता निषेध, दोहरी नागरिकता का निषेध, और उसके बाद से दे रहा है कि दोहरी नागरिकता का निषेध, भारत निर्वाचन आयोग का पद, और उसके बाद से दे रहा है भारत निर्वाचन आयोग का पद, उसके बाद से दे रहा है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है। अस्थायी संसद, तो संसद जो बनी हुई थी तो इसको तो लागू करना जरूरी था, जबकि 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो सही है कि अस्थायी संसद, इसको मान लिया गया था कि हाँ संसद रहेगी, ये सही है। और उसके बाद से है कि मूल कर्तव्य की बात तो कीजिएगा ही मत। कैसे मूल कर्तव्य कब शामिल हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जाकर लागू किया गया था मूल कर्तव्य की बात। और दोहरी नागरिकता का निषेध तो ये शामिल था, नागरिकता के संबंध में उस समय प्रावधान करना जरूरी था। भारत निर्वाचन आयोग का पद, निर्वाचन कराना है जल्दी से जल्दी, तो निर्वाचन आयोग के पद को मान लिया गया। और यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो राष्ट्रपति के पद की नियुक्ति भी करना था, तो ये भी जरूरी था कि ये भी स्वीकार कर लिया गया। अर्थात केवल 2 छोड़ के बाकी सब के सब स्वीकार किया गया था। यहाँ पर दे रहा ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4 और 5 सबके सब लागू किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए गए थे। यहाँ पर अनुच्छेद 5 को भी लागू कर दिया गया था। कहीं नागरिकता की बात थी। 6, 7, 8 और 9 ये एकदम सबसे कॉमन चीज़ है कि उस समय नागरिकता का विवाद सबसे ज़्यादा था, तो इसको लागू करना, जल्द से जल्द लागू करना अनिवार्य था। इसीलिए 26 जनवरी तक रोका नहीं जा सकता था। जैसे ही संविधान लिखा गया तुरंत इसको लागू कर दिया गया। और दूसरा नंबर बात, ये कॉमन सेंस का बात है कि जो जरूरी था उसको 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। ये नागरिकता से जुड़ा था 5 से 9 तक, तो इसको लागू करना जरूरी था, इसीलिए लागू कर दिया गया। और उसके बाद से देख सकते हैं निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति का पद और अस्थायी प्रावधान, इसको भी लागू करना जरूरी था। तो कई सारे और भी, जैसे अनुच्छेद 324, इसको भी लागू करना जरूरी था। 366, 67 ऐसे कुछ प्रावधान है। 380, 393, 94 ये सभी प्रावधान जो है लिखिए देते हैं। 380, 393 जिसमें असंक्षिप्त नाम की बात की जाती है, 394 इस सब को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, एक घंटे में कंप्लीट नहीं होगा ये क्लास, इसीलिए हम लोग को 1 घंटे में कंप्लीट करने का टारगेट रहता है कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए 1 घंटे में ही। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सीवेज प्रबंधन के संदर्भ में विचार करना है। सीवेज प्रबंधन, सीवेज का अर्थ क्या होता है? जो भी कचरा होता है, मतलब कि मल जल होता है, उसको सीवेज कहा जाता है इंग्लिश में। तो दूषित जल को सीवेज कहा जाता है। यहाँ पर तेरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये जिसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं जी? वाहित मल उपचार संयंत्र, और इंग्लिश में कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की राष्ट्रीय सूची, NIST जिसको बोलते हैं, एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस है जो राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में सीवेज उत्पादन, उपचार क्षमता और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की परिचालन स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और एक एजेंसी का नाम केवल बता देना है जो कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर ट्रीटमेंट से, सीवेज ट्रीटमेंट से संबंधित नीति नियमन बनाती है और निगरानी करती है। तो उसी का बता देना है कि कौन सी एजेंसी है। तो यहाँ पर दे रहा है जल शक्ति मंत्रालय, या फिर नीति आयोग, या फिर CPCB, तो यहाँ और CPCB, या फिर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय भी नहीं होगा, ये तो नदी और जल के संबंध में देखता है। यहाँ पर नीति आयोग भी नहीं हो सकता है, आवास और शहरी मंत्रालय हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर CPCB जो हो जाएगा, यहाँ पर यही नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की निगरानी के लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं DPSP के संबंध में। अधिनियम या नीति DPSP द्वारा कार्यान्वित। यहाँ पर दे रहा है समान पारिश्रमिक अधिनियम अनुच्छेद 39, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 48, दंड प्रक्रिया संहिता 1950। यहाँ पर पूछ रहा है कितने सही हैं। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम अनुच्छेद 39 के तहत आया था जी, तो एकदम सही है। समान पारिश्रमिक संबंध का संबंध, समान पारिश्रमिक जिसको समान वेतन संहिता कहते हैं, इसी को लेकर बिहार में लंबे समय तक शिक्षकों ने मांग की थी कि सभी प्रकार के शिक्षकों को एक ही समान वेतन मिले। उसके बाद से दे रहा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और CRPC या दंड प्रक्रिया संहिता 1950। ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तो ये सही है कि 1950 में आया था, लेकिन यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता 1971 में आया था, 1971 से 73 के बीच में आया था। तो यहाँ पर, और इसके पहले भी आया था। CRPC की बात तो क्या कहते हैं, ब्रिटिश काल में ही आया था, और दोबारा ब्रिटिश काल से लेकर 1971 तक चलता रहा था। उसके बाद से 1971 में जब नया आ गया, और यहाँ पर यहाँ पर हम सन बता रहे हैं, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1950 के तहत थोड़ी है ना, हम ईस्वी बताने लगे। यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता का संबंध इससे नहीं, अनुच्छेद से नहीं है, बल्कि यहाँ पर अनुच्छेद 50 का है।
यहाँ पर न्यायपालिका से कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, सॉरी, न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है अनुच्छेद 50। यहाँ पर 3 नंबर गलती हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के रूप में निहित नहीं है, मूल कर्तव्य के से संबंधित नहीं है जी। यहाँ पर सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता, क्या पूछा जा रहा है जी, नहीं है, मूल कर्तव्य के रूप में शामिल निहित नहीं है। ये सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता एकदम शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और मानवीय गतिविधि, मानवीय सहायता प्रदान करने, यहाँ पर यह ध्यान रखने वाला है जी कि हो सकता है कि नहीं। आप देख सकते हैं भाषाई विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव का भी प्रयोग है, तो ये भी सही है। जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव, तो ये भी है। यहाँ पर ए, सी और डी है, तो यहाँ पर यही नहीं हो जाएगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात के लिए और मानवीय सहायता की बात की गई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अभी कोई बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। अब देख लेते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो सही ना है भले, लेकिन पूछा जा रहा है नहीं है, तो बी नंबर नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा ओलिगार्की एक शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता और अधिकार व्यक्तियों या परिवारों के छोटे समूह के पास होता है, ओलिगार्की में। और उसके बाद से दे रहा है कि अधिनायकवाद समाज की उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ कोई केंद्रीकृत सरकार या सत्ता नहीं होती है। यहाँ पर ये तो सही है, ओलिगार्की जिसको अल्पतंत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्पतंत्र, जैसे भारत में अल्पतंत्र इसको बोलते हैं। जैसे 19 से लेकर क्या कहते हैं, ब्रिटिश काल में अल्पतंत्र की अवस्थाएं बोली जाती है। जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन किया तो उसको अल्पतंत्र कहा जाता है। कुछ ही गवर्नर जनरल आते थे और भारत के संबंध में नीति या कार्यान्वयन बना देते थे, तो उसको ओलिगार्की कहा जाता है भारत में ब्रिटिश शासन को। और लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा अधिनायकवाद का संबंध, तो यहाँ पर जो भी परिभाषा दे रहा है किसकी परिभाषा है, तो यहाँ पर अराजकतावाद की परिभाषा है। अराजकतावाद की परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है। अधिनायकवाद की परिभाषा जिस नायक के अधीन, जैसे भारत का है एक अधिनायक देश है, कैसे, तो यहाँ पर राष्ट्रपति यहाँ पर हर पूरे देश का नेतृत्व करता है, तो राष्ट्रपति नायक है और नायक के अधीन ही पूरा देश है, तो अधिनायकवाद भारत है। और यहाँ पर अराजकता की परिभाषा दिया हुआ है, तो बी नंबर गलती हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा से सही नहीं है। संविधान सभा के संदर्भ में विचार करना है और देख लेना कि कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर दे रहा है भारतीय महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, एकदम सही है कि संविधान सभा में सदस्य थे ही नहीं महात्मा गांधी। इसके बाद से दे रहा है इसके निर्वाचन में पृथक निर्वाचन मंडल प्रथा का पालन नहीं किया गया था। यहाँ पर और इसके बाद से देख सकते हैं कि इसके संबंध में तो प्रश्नवाचक चिन्ह रखते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं। इसने स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया, एकदम सही है, स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद ही थी। हाथी को संविधान सभा के प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया था, तो यह फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संविधान सभा का प्रतीक या मुहर क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था जी, तो वही हाथी ही था। और लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है किससे प्रेरित था, हाथी जो था यह यूएसए के जो पार्टी है उसके चिन्ह का है जी, तो कांग्रेस का चिन्ह उस समय हाथी ही था। यहाँ पर हाथी को उससे प्रेरित होकर, यूएसए से प्रेरित होकर, भले ही एशियाई हाथी को रखा गया था लेकिन यूएसए से थोड़ा बहुत प्रेरित था। अब यहाँ पर दे रहा है कि इसके निर्वाचन में पृथक निर्वाचन प्रणाली का पालन नहीं किया गया था, तो यह गलती है। यहाँ पर कैसे किया गया था जी, तो 1935 में जो चुने गए थे उसी के तहत ही अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि जो प्रतिनिधि पहले से शासन कर रहे थे उन्हीं प्रतिनिधियों ने संसद सदस्यों को चुन लिया था। और पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत ही 1935 में चुनाव हुआ था। 1935 में चुनाव कैसे हुआ था, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत ही हुआ था। और उससे प्रभावित, चूंकि पृथक निर्वाचन प्रणाली से ही प्रतिनिधि चुने हुए थे, मतलब कि जो चुनाव में भाग लेने वाले चुने गए थे, जितने भी पहले एमएलए, मान लीजिए कि वर्तमान के अनुसार एमएलए जो थे वे 1935 शासन अधिनियम के तहत ही चुने जा रहे थे पहले से, और ये एमएलए जो थे 1935 शासन अधिनियम के तहत ही चुने जा रहे थे। लेकिन और इन्होंने ही आगे जाकर 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो इन्होंने ही संविधान सभा सदस्यों को चुन लिया था। और तो यहाँ पर पृथक निर्वाचन प्रणाली भी तो लागू हो जाता है 1935 के तहत ये मंत्र से। यहाँ पर बी नंबर गलती है, तो ऑप्शन नंबर क्या पूछा जा रहा है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित का संवैधानिक अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक अधिकार है। यहाँ पर दे रहा है सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना, प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, जुलूस निकालना। यहाँ पर ये जो बात पूछ रहा है प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार की बात तो यहाँ पर सार्वजनिक सभाएं और आयोजन करने का अधिकार तो है, प्रदर्शन करने का भी अधिकार है और जुलूस करने का भी अधिकार है, लेकिन हड़ताल का बात कहीं पर किया ही नहीं गया है। ये सभी के सभी अनुच्छेद 19 में शामिल है,
1, 2 और 4, लेकिन यहाँ पर हड़ताल का संबंध का कोई अधिकार ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है, 3 गलती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार कर लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। और उसके बाद से दे रहा है 58 नंबर में ही 2 स्टेटमेंट है, और यहाँ पर सही कथन पूछा जा रहा है, परिभाषा से संबंधित है और व्याख्या से संबंधित है। यहाँ पर दे रहा है महाभियोग चलाने की एक विस्तृत और जटिल प्रक्रिया को विनियमित करने की संवैधानिक प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संरक्षण प्रदान करती है। 1 नंबर तो एकदम सही है कि स्वतंत्रता के पश्चात अभी तक किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाए नहीं गया जा सका है। भले ही बात उठा है, लेकिन उससे पहले ही जैसे ही बात उठा न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का, तब तक किसी न किसी सभी न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया। जैसे तत्काल में ही 2015 की बात है, 2015 में नीरज चोपड़ा के ऊपर बात उठा था, कैसे उन पर बात करके लिए उठा, तो उनको बोला गया था कि ये न्यायपालिका की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं, इसी बात पर उठा था। लेकिन अभी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पर एक नंबर सही है। लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है कि विस्तृत व्याख्या और जटिल प्रक्रिया संविधान में है, इसका संबंध अगर ध्यान से देखें तो ये संविधान की बात करता है कि संविधान विस्तृत और जटिल प्रक्रिया बताता है, तो ये गलती हो जाएगा। संविधान में ऐसा जटिल और विस्तृत व्याख्या नहीं कहा गया, बल्कि संविधान संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है और संसद ने ही विशेष कानून बनाया है जिसके तहत महाभियोग चलता है। तो 1 नंबर सही है, बी नंबर गलती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है जी? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कथन 1 सही है, लेकिन 2 नंबर गलती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को परिरक्षित करने से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर मूल कर्तव्यों में, या फिर मूल अधिकारों में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूल कर्तव्यों में सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की रक्षा के लिए बात की गई है, मूल कर्तव्य में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा, यहाँ पर किस संबंध में पूछा जा रहा है जी? कौन से क्षेत्र जो है भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के अंतर्गत पात्र है? भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के पात्र है। यहाँ पर ऑप्शन केवल 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 4। यहाँ पर देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा, अपशिष्ट जल उपचार, किफायती आवास, सतत परिवहन। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है जी? भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड योजना के तहत कौन कौन से आते हैं जी? तो यहाँ पर तेरा सौर ऊर्जा एकदम आता है जी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड योजना के तहत। और दूसरा नंबर दे रहा है अपशिष्ट जल उपचार, ये भी है। सतत परिवहन भी है, लेकिन किफायती आवास का कोई बात नहीं है। किफायती मान लीजिए कि आवास को सस्ता कर दिया तो जैसे प्रदूषण तो बढ़वे करेगा, प्रदूषण बढ़ेगा तो ये तो ग्रीनरी का दुश्मन है, तो इसका संबंध कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य अनिवार्यतः विधि की सरकार का गठन करना है, न कि व्यक्तियों की? किसका उद्देश्य जो है विधि की सरकार का गठन करना है, न कि व्यक्तियों की? यहाँ पर दे रहा है संसद, 7वीं अनुसूची, मूल अधिकार, प्रस्तावना। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विधि की सरकार का गठन। अनुच्छेद 14 देख सकते हैं कि मूल अधिकार में ही यह बात की गई है। विधि के शासन की बात कहाँ पर है? तो मूल अधिकार में। अनुच्छेद 14 में देख सकते हैं विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। अनुच्छेद उसके बाद से देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिभाषा में ज़्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर तेरा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द को शामिल किया गया है। 44वें संविधान संशोधन में अखंडता शब्द को शामिल किया गया। और उसके बाद से दे रहा है, बेरूबारी संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। और उसके बाद से दे रहा है, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत हो सकती है। प्रस्तावना विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत हो सकती है जी। यहाँ पर 1 नंबर तो सही है। कैसे जी? तो यहाँ पर अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और यहाँ पर दे रहा है बेरूबारी संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया था कि यह प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, तो एकदम सही है। लेकिन जो तीसरा नंबर दे रहा है विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत हो सकती है, तो कभी होगा जी कि विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत? ये प्रस्तावना जो है केवल एक आदर्श प्रकथन मात्र कह सकते हैं। ये शक्ति का स्रोत कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामाजिक न्याय, आर्थिक, अगर इसको पूर्णतः लागू किया जाए तब ज़्यादा वित्त का जरूरत पड़ेगा, इसलिए और ज़्यादा समस्या भी होगी, तो इसलिए 3 तो कभी हो नहीं सकता है, शक्ति का स्रोत नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता अर्जित करने के निम्नलिखित में से कौन से तरीके हैं? नागरिकता अर्जित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीके हैं? यहाँ पर दे रहा है जन्म द्वारा, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, घोषणा द्वारा।
उसके बाद से दे रहा है कि यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करने के जन्म द्वारा तो लिया ही जा सकता है नागरिकता जी। उसके बाद से दे रहा है कि वंश द्वारा ये भी है। उसके बाद से है पंजीकरण द्वारा भी, लेकिन घोषणा द्वारा नागरिकता की बात 1955 में भी 55 में नहीं थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 ही सही है, 4 नंबर सही नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकुना बैक्टेटा के संदर्भ में विचार करना है। मुकुना बैक्टेटा, तो मुकुना बैक्टेटा का संबंध देख लेते हैं किससे है जी। यहाँ पर तेरा यह एक फलीदार आवरण फसल है जिसे इसके नाइट्रोजन स्थिरीकरण और खरपतवार निरोधक गुणों के कारण रबड़ के बागानों में उगाया जाता है। मुकुना ब्रैक्टेटा यहाँ पर तेरा यह पश्चिमी घाट की देशज फसल है और वहाँ के प्राकृतिक वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सही कथन पूछा जा रहा है, गलती नहीं। यहाँ पर मुकुना बैक्टेटा यह तो सही है एकदम कि मुकुना बैक्टेटा फलीदार आवरण फसल है जिसके जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है, खरपतवारों को भी नाश करता है। और लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है पश्चिमी घाट का देशज है जी, यह पश्चिमी घाट का देशज नहीं है। यहाँ पर यह दक्षिण पूर्व एशिया से आया है। यहाँ का कहाँ से आया है जी, तो दक्षिण पूर्व एशिया किसको कहते हैं, जहाँ पर मलेशिया, जावा, इंडोनेशिया यह सब हो सकता है। यहाँ पर जो द्वीपीय देश हैं वहाँ से रबड़ आया था, तो जहाँ से रबड़ आएगा वहीं से तो मुकुना बैक्टेटा भी आएगा। और मुकुना बैक्टेटा रबड़ के बागान के भारत में आया था। यहाँ पर कहाँ का है जी, तो दक्षिण पूर्व एशिया का है, ना कि भारत का पश्चिमी घाट का देश है। 2 नंबर गलती हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर दे रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 ही ना सही होगा, 2 नंबर तो नहीं होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत काम करने का अधिकार सुरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 41 के तहत, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। तो काम करने का अधिकार यहाँ पर कभी अनुच्छेद 19 में शामिल किया गया है। ये कहा गया है अवश्य अनुच्छेद 19 का 1 के जी में कहा गया है कि देश भर में कहीं पर भी काम कर सकते हैं, मतलब निषेधित क्षेत्रों को छोड़कर काम कर सकते हैं। युक्त प्रतिबंध को छोड़कर यहाँ पर कहीं पर भी देश के किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर काम करने का अधिकार किस में है जी, तो अनुच्छेद 41 में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए नंबर गलती हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषिणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। भाषिणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य यहाँ पर संस्कृति को एकमात्र आधिकारिक भाषा, अब देखिए जैसे ही एकमात्र आया जौहर की पुड़िया शामिल है, तो बच के रहना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से साइबर अपराधों को पर अंकुश लगाना। यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का तो संबंध में आता है, लेकिन साइबर अपराधों पर नियंत्रण लगाना थोड़ा सा सोचने वाला है। आधार सेवाओं के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, यहाँ पर बायोमेट्रिक का बात कहाँ से आ जाता है, भाषिणी पहले सबसे पहले ध्यान देने वाला बात है। यहाँ पर क्या है, भाषिणी, भारत का संबंध किससे, भाषिणी का इसमें क्या छुपा है, तो भाषा के विकास से जुड़ा होना चाहिए, ना कि इधर कोई ना तो साइबर ना तो आधिकारिक भाषा को बढ़ावा देना। यहाँ पर दे रहा है जो AI का उपयोग करके भारतीय भाषाओं के बीच स्वचालित अनुवाद सक्षम करना, तो एकदम यही सही है। अर्थात AI में अब देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके कारण एक क्षेत्र के लोग, जैसे बिहार के ही लोग हैं, बिहार के लोग जो जाते हैं दक्षिण भारत में या फिर किसी पंजाब में ही या फिर कहीं मान लीजिए कि दक्षिण नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में जाते हैं, यहाँ पर बात करने में इनको कठिनाई होती है, जिसके कारण देश में जुड़ाव नहीं हो पाता। इसीलिए भाषणी एप्लीकेशन क्या करेगा, तो AI के माध्यम से बिहार के भोजपुरी भाषी लोगों को नॉर्थ ईस्ट की भाषा समझने में मदद करेगा, और वहीं पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बिहार के भोजपुरी या फिर हिंदी भाषा को समझने में मदद कर देगा। तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो देश की एकता बढ़ेगी। इसी के लिए AI भाषणी एप्लीकेशन को लाया गया है, प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। अब देख सकते हैं कि तो यहाँ पर आंसर लगाया जा चुका है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है सही कौन सा है। यहाँ पर दे रहा है भारत और म्यांमार के बीच राज्य क्षेत्रों के आदान प्रदान को लागू करने के लिए 100वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। भारत और म्यांमार, कुछ पहले के क्वेश्चन में इसको परिभाषित किया जा चुका है कि 100वां संविधान संशोधन किसके लिए हुआ था, भारत और म्यांमार के बीच। और इसको सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है, भारतीय राज्य क्षेत्र किसी विशेष राज्य को केवल अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में संशोधन करके ही सौंपा जा सकता है। भारतीय राज्य क्षेत्र को सौंपा जा सकता है, एकदम सही है कि संविधान संशोधन ये किसमें हुआ था, तो बेरूवाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा दिया था जी कि बेरूवाड़ी वाद में 1960 में ही, कि अगर भारत का कोई भी क्षेत्र है, अगर विदेश को सौंप देना है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो या फिर कोई पड़ोसी देश हो या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई भी अन्य देश हो, तो अगर क्षेत्र सौंपना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा अनुच्छेद 368 के तहत। तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 100वां संविधान संशोधन भारत और म्यांमार, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, ना कि म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए गलती हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल बी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने
राज्यों की पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार किया। यहाँ पर पहले ही देखकर बता सकते हैं कि कोठारी आयोग तो कभी दे नहीं सकता, धर ने भी नहीं दिया था। ये सभी के सभी भाषा और राज्य के निर्माण को लेकर संबंध को लेकर गठित ही हुए थे, लेकिन अंतिम में जो 1956 में जो रिपोर्ट आया उसी ने फजल अली की अध्यक्षता में जो बना था समिति, उसी ने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। अर्थात अगर बृहद क्षेत्र में भारत के बृहद क्षेत्र में कोई भाषा विशेष बोली जाती है, राज्य की मांग हो रहा था, राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन एक राज्य में एक ही भाषा बोली जाए इस पर रोक लगाया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फजल अली आयोग ने यह कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, लेकिन पर एक राज्य एक भाषा नहीं। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार कर लेते हैं और किस संदर्भ में व्याख्या से संबंधित है। भारत में कोई व्यक्ति केवल देश का नागरिक होता है, न कि उस विशेष राज्य का जिससे वह संबंधित है। और दूसरा नंबर दे रहा है कि कोई भी संघीय देश दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी का बात कर दिया और दोहरी नागरिकता की बात कर दिया। कोई भी जैसे ही आ गया, विशेष आ गया, मात्र, केवल, कोई भी, तब सतर्क हो जाना चाहिए, जौहर की पुड़िया होता है। यहाँ पर अमेरिका में ही है दोहरी नागरिकता की, जैसे कि दोहरी नागरिकता का पद क्या होता है, एक नागरिकता केंद्र देता है, दूसरा नागरिकता राज्य देता है, स्टेट देता है। तो यहाँ पर अमेरिका में ही दोहरी नागरिकता है, तो ऑप्शन नंबर बी गलती हो जाएगा और एक नंबर तो एकदम सही है ही है। तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कथन एक सही है, लेकिन कथन दो गलत है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के संदर्भ में विचार करना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा न्यायपालिका के सदस्य के परामर्श से की जाती है जी। उसके बाद से दे रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन भारतीय संचित निधि पर से भारित होते हैं। और वहां पर दे रहा है स्टेटमेंट नंबर 3 है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अस्थायी न्यायाधीशों को भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष बहस अथवा कार्य करने का पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पर एकदम ये सारा गलती है। अब कह रहा है कि यहाँ देख सकते हैं जौहर की पुड़िया यहाँ पर है, किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष बात ही नहीं कर सकता है। एक कभी हो सकता है किसी भी, तो यहाँ पर इस जौहर की पुड़िया चलते ही गलती हो गया। और यहाँ पर दे रहा है न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा न्यायपालिका के सदस्यों के परामर्श से की जाती है, तो एकदम यह भी गलती है और ये सही हो जाएगा। न्यायपालिका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन, सॉरी ये भी गलती है जी, ये गलती है। एक नंबर ये जो है यहाँ पर ये जो दे रहा है कि न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं, ध्यान देने की बात है। यहाँ पर क्या दे रहा है, उच्च न्यायालय के वेतन और पेंशन भले ही संचित निधि पर भारित होते हैं, भारत की संचित निधि पर, लेकिन जो वेतन होते हैं वे कहाँ से मिलते हैं जी, तो ये राज्यों के संचित निधि से मिलते हैं, स्टेट के संचित निधि से। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से मिलता है, तो स्टेट के संचित निधि से मिलता है, ना कि भारत सरकार के। पेंशन मिलता है भारत सरकार द्वारा, लेकिन वेतन राज्य से मिलता है। तो यहाँ पर 2 नंबर गलती हो जाएगा, 1 नंबर सही है। यहाँ पर कॉलेजियम की बात ही, कॉलेजियम पर ध्यान देने की जरूरत है। हम यहाँ पर कॉलेजियम ढूंढने की जरूरत नहीं है। कॉलेजियम में कौन होता है, न्यायपालिका के सदस्य में शामिल होते हैं जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक बारीकी से ध्यान देने की जरूरत होती है। यहाँ पर कौन सा सही है, केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए एक ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ना पड़ता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल का उपयोग किया जा सकता है। इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल का उपयोग कैंसर उपचार में, लक्षित एवं निरंतर दवा वितरण हेतु कैंसर उपचार में जी। उसके बाद से दे रहा है उत्तक अभियांत्रिकी और पुनर्योजित चिकित्सा में। उसके बाद से दे रहा है शुष्क कृषि क्षेत्रों में मृदा आर्द्रता प्रतिधारण में वृद्धि हेतु। और यहाँ पर क्या बताना है, तो सही आंसर बताना है। यहाँ पर तीनों के तीनों सही है जी। इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल का उपयोग तीनों के तीनों क्षेत्रों में किया जा सकता है, कैंसर उपचार, उत्तक अभियांत्रिकी और मृदा आर्द्रता प्रतिधारण में। यहाँ पर सभी के सभी सही हो जाएंगे। विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कई सारे टर्म हो सकते हैं कि नहीं समझ में आता है, लेकिन उनका क्षेत्र व्यापक होता है, तो व्यापकता के आधार पर आंसर सभी लगाया जा सकता है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे टर्म होते हैं जो कि नहीं सुना होता है, ये तो पहले से सुना गया था, बहुत बार समाचार में आया, लेकिन बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जो कि एग्जाम में नए लगते हैं। तो यहाँ पर कोई भी मतलब कि ज़्यादातर, कोई भी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी टर्म होते हैं वे काफ़ी व्यापक होते हैं, तभी पूछा जाता है उनसे क्वेश्चन। व्यापक होते हैं तो व्यापक क्षेत्र में काम करेंगे, व्यापक क्षेत्र में काम करेंगे तो सब के सब काम आ जाएगा जी। तो अधिकांश साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन में अगर इस तरह का पूछा जाता है तो सभी होते ही हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, जिसमें न हो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐताल की खाड़ी निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अपनी तटरेखा साझा करती है। ऐताल की खाड़ी किन देशों के साथ अपनी तटरेखा साझा करती है। ऐताल की खाड़ी पर ध्यान रखने की जरूरत है।
एताल की खाड़ी का देख सकते हैं वास्तव में है कहाँ। यहाँ पर बोल रहा है कि मिस्र इससे सटा हुआ है जी, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब। यहाँ पर सही आंसर सब यहाँ पर हो जाएगा मिस्र और जॉर्डन से सटा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मिस्र के हम लोग बना देते हैं मिस्र, और यहाँ पर कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला कुछ इस तरह से है, तो यहीं पर है जो कि हमारा यहाँ पर मिस्र और जॉर्डन से जुड़ा हुआ है। जॉर्डन कुछ इस तरह से आता है, जॉर्डन यहीं पर है हमारा एताल की खाड़ी, एलात की खाड़ी, और यही दोनों से सटा हुआ है मिस्र और जॉर्डन से। यहाँ पर इजराइल तो है ही नहीं है, इजराइल तो यहीं पर समाप्त हो जाता है, इजराइल यहाँ पर समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर सऊदी अरब तो आ ही नहीं सकता है, सऊदी अरब यहीं तक जाता है। तो यहाँ पर केवल मिस्र और जॉर्डन का ही संबंध है एलात की खाड़ी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वां संविधान संशोधन के तहत के संबंध में विचार करना है। क्या 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 यहाँ पर दे रहा है, यह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है जी। तो एकदम सही है कि 86वां संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था कि 6 वर्ष से कम के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए, और इसको मौलिक अधिकार भी बना दिया गया था। और इसी के तहत सर्व शिक्षा अभियान 2009 में लाया गया था। 2002 में जो अधिनियम पारित किया गया था और संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था, उसी के तहत 2009 में सर्व शिक्षा अभियान आया था। यहाँ पर दे रहा है कि इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वह अपने 3 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। मूल कर्तव्य यहाँ पर बोल रहा है 3 से 14 वर्ष। अब यहीं पर ध्यान दे देना कि क्या यह 3 से 14 वर्ष की बात की जा रही है, तो एकदम यह गलती है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी, दक्कनी और धर्मगढ़ है। अनुच्छेद 74 में कहा है जी, तो गद्दी, दक्कनी और धर्मगढ़ है। यहाँ पर तेरा खुले वनों में चरने के लिए उपयुक्त देसी सुअर की नस्ल, गद्दी, दक्कनी, धर्मगढ़। तो यहाँ पर सुअर की प्रजाति हो सकती है जी। और दूसरा नंबर विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में अनुकूल देसी भेड़ की नस्ल। देख कर ही आसपास लग रहा है गद्दी, दक्कनी और धर्मगढ़ का संबंध इसी से है। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में अनुकूल, जो कि अब बिहार में भले ही भेड़ के लिए पर्याप्त जलवायु नहीं है, लेकिन बिहार में भी भेड़ें पाली जाती हैं। बिहार में भी भेड़ें पाली जाती है। वे किससे संबंधित है थी, तो वे गद्दी प्रकार की नस्ल की भेड़ें हैं। दक्कनी कहाँ पर, तो पूरे दक्षिण भारत में पाई जाती है। दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में भी भेड़ों का पालन होता है, तो वे दक्कनी के नाम से जानी जाती है। और उनका भी पालन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। जैसे बिहार में भी बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी दक्कनी भी मिलती है। धर्मगढ़ भी पूरे देश भर में मिलती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रमा मिशन चांग-E8 चीन द्वारा, उसके बाद से दे रहा है स्लिम दक्षिण कोरिया द्वारा, लूना 25 रूस द्वारा। यहाँ पर चांग चीन का संबंध जुड़ चुका है चांग से, तो एकदम सही है। स्लिम दे रहा है दक्षिण कोरिया। स्लिम का पहले ही देख चुके थे कि एकदम सटीक पीक पॉइंट पर उतरने वाला विश्व का एकमात्र ऐसा चंद्रमा मिशन था जो कि जापान का था। जहाँ पर फेंका, मान लीजिए कि चंद्रमा है, तो चंद्रमा के जिस क्षेत्र पर टारगेट करके फेंका उसी के 100 मीटर के अंदर गिर गया। ये सबसे बड़ी तकनीकी अब तक हासिल किया है जापान ने। इससे पहले जितने भी देश, चाहे मान लीजिए कि भारत है, USA है या फिर रसिया है, ये जब भी रॉकेट थी, उपग्रह या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट चंद्रमा पर भेजते हैं, तो इतना बड़ा चंद्रमा है तो हज़ारों किलोमीटर की रेंज में या फिर बोल सकते हैं 100 किलोमीटर के रेंज में अपना थी बनाते, टारगेट बनाते हैं कि इतना दूर में चंद्रमा उतारना है, तब कहीं पर भी जाकर बोले उपग्रह उतारना है, तब कहीं पर भी जाकर यह उतर जाता है। निश्चित नहीं होता, लेकिन जापान ने टारगेट बनाया 100 मीटर की दूरी का और उसी के अंदर उतार भी लिया। तो इसी को स्लिम मिशन के तहत। यहाँ पर दे रहा दक्षिण कोरिया, तो एकदम गलती है। यहाँ पर दे रहा लूना 25, तो रूस का, तो एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही क्वेश्चन को चयन करना था। यहाँ पर रूस सही हो जाएगा। लूना भी फेल हुआ था, स्लिम सफल हुआ था, लूना फेल हुआ था। अब देख सकते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जा सकती है जी। उसके बाद से दे रहा सत्र न्यायाधीश को आजीवन कारावास और मृत्यु दंड सहित कोई भी दंड देने का अधिकार है। यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है जी? यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सही पूछा जा रहा था, परिभाषा के साथ है तो समझाना का है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा यदि भारत सरकार संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण में संशोधन करना चाहती है तो
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद में विशेष बहुमत से संशोधन किया जाना आवश्यक है। और इसके बाद से दे रहा है संसद द्वारा किए गए संशोधन के बाद आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। क्या पूछा जा रहा है? सही कथन पूछा जा रहा है। यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। शक्तियों के वितरण से संबंधित विवाद पर ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के अंतर्गत हाल ही में शुरू किए गए कैली फंड के संदर्भ में विचार करना है। कैली फंड का संदर्भ में विचार करना और काफ़ी व्यापक व्याख्या दिया हुआ है जी। यहाँ पर दे रहा है आधिकारिक तौर पर फरवरी 2025 में रोम में आयोजित COP16 में पुनः संयोजित सत्र के दौरान लॉन्च किया गया था कैली फंड। और इसके तहत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से उनके GDP के आधार पर अनिवार्य योगदान करने की आवश्यकता है। और इसके बाद से दे रहा है यह आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त डिजिटल अनुक्रम सूचना के उपयोग से होने वाले राजस्व साझाकरण पर केंद्रित है। तो एकदम सही है। डिजिटल अनुक्रम से आनुवांशिक जितने भी आनुवांशिक पदार्थ हैं, आनुवांशिक पदार्थ मतलब कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं से जो भी पदार्थ निकलता है उनसे जो भी लाभ होता है। मान लीजिए कि भारत में कोई पौधा है यहाँ पर, लेकिन दवाई बना दिया किसने? पारंपरिक दवाइयों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अमेरिका ने कुछ दवाई बना दिया, तो उससे अमेरिका को अब लाभ मिलने लगेगा। लेकिन जो लाभ मिलेगा उसका बंटवारा भारत में भी किया जाएगा, इसी की भारत का यह पारंपरिक दवा था। तो इसी के लिए कैली फंड इससे संबंधित है। और यहाँ पर दे रहा है कि फरवरी 2025 में जो रोम में आयोजित हुआ था COP16, इसी के दौरान लॉन्च किया गया था। तो यह भी सही है। 1 और 3 सही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात कहा दे रहा है सभी सदस्य अनिवार्य, सभी और अनिवार्य जहर कर देता है इसको। अधिकांश कहता तो यहाँ पर सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहा है? सभी सदस्य और उनके ऊपर अनिवार्यता है, तो ये गलती हो जाएगा। 1 और 3 सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP और मूल कर्तव्यों के संदर्भ में विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों दोनों में शामिल हैं। और उसके बाद से दे रहा है कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए DPSP और मूल कर्तव्यों दोनों का उपयोग किया जा सकता है। और उसके बाद से दे रहा है कि DPSP और मूल कर्तव्य दोनों में कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। मूल कर्तव्य में भी कई बार संशोधन किए जा चुके हैं जी। ये सबसे बड़ी बात है कि मूल कर्तव्य में कितना बार संशोधन किया गया है जी आज तक? कोई बता सकता है? तो केवल 1 बार ही न किया गया है, 86वां संविधान संशोधन के तहत, जिसमें 11वां नंबर का मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। रिक हो रहा है कि कोई बार संशोधन, सर गलती हो जाएगा। ये 3 नंबर होगा नहीं करेगा। 1 नंबर और 2 नंबर सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लगाते समय सारा ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद से टिक लगाना चाहिए। और कुछ थोड़ा सा भी कोई गलती दिखे उसके बाद से एलिमिनेशन मेथड बहुत सारे क्वेश्चन में काम करते हैं अभी भी, चाहे जितना भी सुधार कर लिया जाए, लेकिन एलिमिनेशन मेथड कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन में लग ही जाते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता के संदर्भ में विचार करना है। भारत में पदस्थापित विदेशी राजनयिकों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विदेशी राजनयिकों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से सेकंड ऑप्शन दे रहा है मूल नागरिकता अधिनियम 1955 में राष्ट्रमंडल नागरिकता की अवधारणा का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रमंडल नागरिकता की अवधारणा का प्रावधान। उसके बाद से दे रहा नेक्स्ट है भारत का कोई भी नागरिक जो लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर सामान्य रूप से निवास करता हो, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? सही कथन पूछा जा रहा है, गलत नहीं, सही कथन पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही ऑप्शन, यहाँ पर ये तो सही है। जन्म से भारत में पदस्थापित विदेशी नागरिकों, मान लीजिए कि कोई अमेरिका का अधिकारी है, भारत में कई वर्षों तक रहता है और काम करता है, तो उसके बच्चे को जन्म से नागरिकता तो मिल नहीं सकती, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर दे रहा है 1955 में राष्ट्रमंडल नागरिकता की अवधारणा। राष्ट्रमंडल का अर्थ क्या था? राष्ट्रमंडल सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। जिन देशों पर भी ब्रिटेन ने अधिकार किया था, जिन देशों पर भी ब्रिटेन ने अधिकार किया था, मान लीजिए कि इंडिया हो गया, उसके बाद से इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद से इधर श्रीलंका, इन सभी देशों पर यहाँ पर यूएसए तो शामिल नहीं है, आयरलैंड, इन सभी देशों को किसने किया था जी? तो यूके ने उपनिवेश बनाया था। तो इन सभी देशों के नागरिकों को सम्मिलित रूप से यहाँ पर जितने भी नागरिक थे, इसको कहा जाता है कॉमनवेल्थ का देश कहा जाता है, जिसको राष्ट्रमंडलीय देश कहा जाता है। अब इसमें क्या थे? भारत भी इसमें शामिल था। भारत के भी नागरिक इन सभी देशों में गए थे, तो इन्हीं को वापस लाने के लिए या फिर इनको भारत की तरफ लगाव बनाए रखने के लिए राष्ट्रमंडल नागरिकता की बात उठी थी। तो यहाँ पर यह भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 7 वर्ष से निवास कर रहा हो तो समाप्त हो ही जाएगी, तो ये गलती है। समाप्त हो सकती है जब बात किया होता,
यहाँ पर हो जाएगी और हो सकती है में काफ़ी अंतर है। हो सकती है, भारत से 7 वर्ष तक कोई भी भारतीय नागरिक विदेशों में जाकर रह जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है हो जाएगी, तो यही गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर क्या कितना सही है? तो 1 और 2 सही है, तो केवल बी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर यह भारतीय नागरिकों के लिए अवसर और परिणामों की समता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। अवसर परिणामों की समता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करती है। उसके बाद दे रहा है यह संसद को मूल अधिकारों की रक्षा और संवर्धन हेतु कानून बनाने का अधिकार देती है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? सही कथन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर उद्देशिका के संदर्भ में आप देख लीजिए, थोड़ा सा भी उद्देशिका जो पढ़ा होता है, अवसर और परिणामों की समता सुनिश्चित करता है। अवसर की समता तो है, लेकिन परिणाम की समता कहाँ पर लिखा गया है? तो यहाँ पर ये शामिल है या नहीं है? परिणाम की अवसर की क्षमता है, लेकिन परिणाम की क्षमता नहीं है, तो यहाँ पर यह ऑप्शन गलती हो जाता है। यह संसद को मूल अधिकारों की रक्षा और संवर्धन हेतु कानून बनाने का अधिकार देता है। और देखिए, मूल अधिकारों की रक्षा की तो बात करता है, संसद को अधिकार देता है। सबसे बड़ी बात है कि संसद को कहता है कि मूल अधिकारों की रक्षा करो, कि या फिर ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया, या फिर न्यायालय को भी अधिकार दिया गया, न्यायालयों को भी अधिकार दिया कि मूल अधिकारों की रक्षा कीजिए और संवर्धन कीजिए। यहाँ पर दूसरा नंबर भी गलती है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों गलती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के उपबंधों के संदर्भ में विचार करना है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर ब्रिटिश ताज को वीटो का अधिकार था। और इसके बाद से दे रहा है कि इसने प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया और संपूर्ण प्रशासन विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया। यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 में यह बात तो था ही कि यह अधिनियम, यहाँ पर सही कथन पूछा जाएगा, पहले देख लेना है कि सही है कि पूछा जा रहा है कि गलती। और फिर तीसरा नंबर भी ऑप्शन है जी, यहाँ पर सही कथन ऑप्शन पूछा जा रहा है। इसमें एलिमिनेशन मेथड लग सकता है, अर्थात ये वो सही गलत मिल गया, गलती मिल गया तो सारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? सही। तो यहाँ पर दे रहा है इसने भारतीय रियासतों को छोड़कर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की परिकल्पना की थी। तो देखिए, भारतीय रियासतों को छोड़कर कैसे? भारतीय रियासतों के साथ मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। तो यहाँ पर 3 नंबर गलती हो जाएगा। 1 और 2 तो एकदम सही है, हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के मुद्दे पर यह तो था ही, तो यहाँ पर 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रहा जेवंस पैराडॉक्स शब्द निम्नलिखित में से किस परिघटना को संदर्भित करता है? जेवंस पैराडॉक्स अक्षय ऊर्जा स्रोतों की चरम मांग अवधि के दौरान दक्षता में कमी की प्रवृत्ति है। और इसके बाद से दे रहा है दक्षता में सुधार के परिणाम स्वरूप समग्र संसाधन खपत में अनपेक्षित वृद्धि। और इसके बाद से दे रहा है, तो यहाँ पर किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है? इसको ध्यान रखना, जेवंस पैराडॉक्स। जेवंस पैराडॉक्स या फिर यह हमारा कब चर्चा में था जी? तो पिछले साल गर्मी के महीने में ये ज़्यादा चर्चा में था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, दक्षता में सुधार के परिणाम स्वरूप समग्र संसाधन खपत में अनपेक्षित वृद्धि से संबंधित है। जेवंस पैराडॉक्स, पैराडॉक्स ही लिखा है यहाँ पर। अगर फैक्ट से संबंधित है या पैराडॉक्स लिखा है, तो पैराडॉक्स का अर्थ क्यों होता है? जौहर से संबंधित होता है। तो यहाँ पर यह दे रहा है कि अधिकांश संसाधनों का जो खपत होता है उससे संबंधित है यह। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के संदर्भ में विचार करना है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के उपरांत किसी न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। और दूसरा नंबर दे रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम की सहमति आवश्यक है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। और पूछा क्या जा रहा है जी? सही पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तो सामान्य तौर पर किसी भी किताब में मिल सकता है, केवल एम लक्ष्मीकांत ही नहीं, हर किताब में ये लगभग मिल ही जाता है। लूसेंट तक में इसकी परिभाषा मिल जाती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDKY का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसानों के लिए रूफटॉप सोलर सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देना, और इसके बाद से किसान उत्पादकता FPO को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, या फिर PMFBY के अंतर्गत संवैधानिक सार्वभौमिक फसल बीमा सुनिश्चित करना। और लेकिन यहाँ पर यहाँ पर क्या पूछा जाता है? धन धान्य कृषि योजना तक का संबंध ये तीनों से किसी से भी नहीं है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम उपज वाले जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना। तो यहाँ पर धन धान्य कृषि योजना 2025 में ही लाया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लिख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर अपराधों के संदर्भ में पिग बुचरिंग ये काफी चर्चा में रहा विषय है। पिग बुचरिंग, पिग सुअर, बुचर मतलब कसाई।
पिग सुअर और बुचर मतलब कसाई। यहाँ पर एक तरीके से इसको बाद में परिभाषित करने के पहले देख लेते हैं, सही आंसर ढूंढ लेते हैं। क्लाउड सेवाओं में प्रयुक्त डेटा उल्लंघन तकनीकी, इसका संबंध तो दूर दूर से नहीं है। सूक्ष्म लेन देन का उपयोग, धन शोधन, इसका भी कोई पिग बुचरिंग से कोई जुड़ा नहीं है। रैंसमवेयर इससे भी जुड़ा नहीं है। यहाँ पर देखिए, फेक मुनाफे के आधार पर बार बार निवेश करने के लिए प्रेरित करना। पहले फिशिंग भी थोड़ा सा फिशिंग से जुड़ा हुआ है पिग फिशिंग। फिशिंग जैसे मछली के लिए पहले चारा डाला जाता है, चारा बंसी में लगाकर डाला जाता है, और जैसे ही कोई पकड़ता है उसको बाहर मछली को खींच लिया जाता है, तो उसको फिशिंग कहा जाता था। उससे ही जुड़ा हुआ, पहले खिलाकर मोटवा दो, उसके बाद मतलब कि इसको चढ़ा चढ़ा के किसी भी व्यक्ति है, मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कि यहाँ पर मोहन जी हैं, मोहन जी व्यक्ति हैं, तो इनको सबसे पहले चढ़ाया जाता है कि यहाँ पर निवेश कीजिए, खूब फायदा मिलेगा। बार बार इनको टॉर्चर किया जाता है, देखिए ये बहुत लाभ वाला चीज़ है, तो ये इनका ब्रेन वॉश हो जाता है, बस ये एकदम दिमाग इनका काम नहीं करता और जाकर कहीं पर भी निवेश कर देते हैं और इनका पैसा पिटा जाता है। इसी को पिग बुचरिंग कहते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। किसी भी मामले में एक निजी कंपनी पर परमादेश रीट लागू नहीं होती है। उसके बाद से दे रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट नागरिकों के लिए सभी मामलों में उपलब्ध है। ध्यान दीजिए, सभी मामलों में। उत्प्रेक्षण रीट न्यायिक और प्रशासनिक दोनों निकायों के विरुद्ध जारी किए जा सकते हैं। यार क्या कितना क्या पूछा जा रहा है? सही। निजी कंपनी पर परमादेश रीट लागू नहीं होता है, तो एकदम सही है, यही सही है। यहाँ पर सभी जैसे ही आ गया, जौहर की पूरी आ गया तो ये गलती कर देगा को। और इसके बाद कह रहा है प्रशासनिक और यहाँ पर बोल रहा है न्यायिक और प्रशासनिक दोनों के मामलों के विरुद्ध किया जा सकता है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षण रीट यह भी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से दो सिविल सेवक क्रमशः संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार और मुख्य प्रारूपकार थे? सिविल सेवक थे और संविधान के सलाहकार बने और मुख्य प्रारूपकार बने। सर BN राव, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। BN राव, HVR आयंगर। उसके बाद से है, यहाँ पर दे रहा है प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, वसंत कुमार बैद। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि कौन कौन, सबसे पहले यहाँ पर सिविल सेवक ही देख लीजिए। सुरेंद्र नाथ मुखर्जी भी ये जो थे सिविल सेवक में शामिल थे, और BN राव तो थे ही, तो BN राव दोनों के दोनों ये शामिल थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर दे रहा है HVR अयंगार, ये संविधान सभा में शामिल तो थे, लेकिन ये जो थे सिविल सेवक नहीं बने थे। प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ये चित्रकार के रूप में थे, और यहाँ पर बसंत कुमार बैद ये, और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये सिविल सेवा में शामिल नहीं हुए थे, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। OCI कार्ड धारकों के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है OCI कार्ड धारक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। OCI कार्ड धारक जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के पात्र नहीं है। एक OCI कार्ड धारक भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है, और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? नहीं। कौन सा ऑप्शन गलती है? तो ये तो सही है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है भारत में हकदार है, किसके लिए? तो मतदान के लिए कभी हकदार हो सकता है, तो यही गलती है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट बी गलती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का 1 घंटा से ऊपर जा रहा है, इसीलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को खत्म कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपरलूम प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? हाइपरलूम प्रणाली यहाँ पर दे रहा है उच्च ऊंचाई वाला सुपरसोनिक जेट मार्ग जो अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई के लिए उपयोग होता है, इसका संबंध दूर दूर तक नहीं है इससे। यहाँ पर जो दे रहा है बी नंबर कि मैगलेव आधारित परिवहन प्रणाली। मैगलेव क्या है जी? तो यहाँ पर पहले तो जर्मनी में शुरू हुआ था, एक ऐसा परिवहन प्रणाली है जिसमें मान लीजिए कि ट्रेन को चलाया जाता है, लेकिन ट्रेन का जो पटरी बिछा होता है, लेकिन पटरी से इसकी चक्का, ट्रेन का चक्का जो होता है वो सट के नहीं बल्कि चुंबकीय बल से थोड़ा सा ऊपर उठ के चलता है, इसी को मैगलेव बोला जाता है। मैगलेव ट्रेन के लिए पटरियाँ बिछी होती है, लेकिन पटरी क्या के लिए बिछा होता है? प्रति चुंबकत्व उत्पन्न करने के लिए, और यही प्रति चुंबकत्व उत्पन्न होता है तो भारी से भारी ट्रेन एक तरह से कह सकते हैं कि हवा में चलती है, 1 इंच कुछ सेंटीमीटर ऊपर ही चलती है, पटरियों पर सट के नहीं चलती है। यहाँ पर यही सही है, मैगलेव से संबंधित है हाइपरलूम प्रणाली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। सही कथन पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 34 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगता है, और यहाँ पर पूछा जा रहा दे रहा है संविधान सेना विधि को सैन्य न्यायाधिकरणों द्वारा सामान्य कानून और सरकार के निलंबन के रूप में परिभाषित करता है, तो इसका संबंध है नहीं है। और इसके बाद से सेना विधि घोषणा से स्वतः ही बंदी प्रत्यक्षीकरण निलंबित हो जाता है, तो इसका संबंध भी नहीं है। सेना विधि किसको कहते हैं? सैनिक शासन। जिस क्षेत्र में सैनिक शासन लगता है उसको सैनिक शासन बोलते हैं, तो यहाँ पर दो अर्थ इनका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए केवल सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस मूल अधिकार में कृपाण धारण करने का और लेकर चलने को सिख धर्म का हिस्सा माना गया है, तथा यह प्रावधान किया गया कि हिंदू शब्द में सिख भी शामिल होंगे।
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 25 में ही धार्मिक आचरण के अधिकार में ही इसको रखा गया है, कृपाण धारण करना अनिवार्य रूप से। अन्य किसी को शस्त्र धारण करने से रोका गया हर नागरिक को, लेकिन सिख लोग जो है उनको गुरु गोविंद सिंह ने उनको कहा था कृपाण धारण करना अनिवार्य है, इसीलिए सिख लोगों को छूट दी गई है कृपाण धारण करने की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नोक्रेसी का सर्वोत्तम वर्णन है। टेक्नोक्रेसी इधर कहीं यहाँ पर दे रहा है शासन में ऐसी प्रणाली जिसमें धार्मिक नेता ईश्वर। टेक्नोक्रेसी यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है जी, तो टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर दे रहा है यह सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें कुछ कुलीन नागरिक मिलकर शासन करते हैं, तो टेक्नोक्रेसी का संबंध हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर दे रहा है यह शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में तकनीकी, टेक्नो लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, टेक्नो लगा है, टेक्नो, और यहाँ पर तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता ले लेना टेक्नोक्रेसी ही कहा जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सभी मौसम में टेक्नोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए चर्चा में रही जेड मोड सुरंग। जेड मोड सुरंग 3 स्थानों को जोड़ती है जी, तो जेड मोड सुरंग तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, और तो यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। गगनगिर और सोनमर्ग को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है गगनगिर और सोनमर्ग, इसी को जोड़ता है जेड मोड सुरंग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घंटा से ऊपर हो रहा है इसलिए जल्दी खत्म करना है। अलिखित अथवा असंहिताबद्ध संविधान के संदर्भ में विचार करना है। अलिखित अथवा असंहिताबद्ध, यहाँ पर दे रहा है ये बिना किसी संवैधानिक उपचार औपचारिक संशोधन के परिस्थितियों के में परिवर्तन के साथ अनुकूलित हो सकते हैं। इनके सिद्धांत अनेक स्रोतों में बिखरे हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सही कथन पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही कथन पूछा जा रहा है, तो 1 नंबर और 2 नंबर एकदम सही है। इसके बाद से दे रहा है संहिताकरण के अभाव के कारण इनमें निश्चित रूप से प्रवर्तनीय अधिकारों का अभाव होता है। और इसके बाद से दे रहा है यह परंपराओं, प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों पर आधारित होते हैं। और देखिए ये पारंपरिक प्रथा और न्यायिक निर्णयों पर कैसे आधारित, 4 नंबर गलती है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। यहाँ पर तीनों के तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे, केवल 3 सही है और सही पूछा जा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में विचार करना है। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है जी। उसके बाद से दे रहा है संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में चर्चा नहीं की जा सकती है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सही, यहाँ पर ये तो एकदम साधारण सा क्वेश्चन है कि दोनों के दोनों सही है। यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुमति की काहे नहीं आवश्यकता होती है जी, कि पहले से राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी से ही राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है, और उनसे पूछ कर लाया गया तो दोबारा पूछने की जरूरत नहीं मानी जाती है, अनिवार्यता नहीं मानी जाती है। और दूसरा नंबर भी सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्धाभ्यास साइक्लोन के संदर्भ में विचार कर लेना। साइक्लोन जो कि अभी प्रारंभ में इस समय 2024 में शुरू हुआ है अभी युद्धाभ्यास साइक्लोन, यह भारत और मिस्र के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक विशेष बलों का अभ्यास है, एकदम सही है। इस अभ्यास में उच्च तीव्रता वाले युद्ध, आतंकवाद रोधी अभ्यास और मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामरिक अभियान शामिल है, दोनों के दोनों सही हैं। यहाँ पर सही कथन पूछा जा रहा था, ऑप्शन नंबर सही पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं। परिभाषा समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द वर्ष 1976 में एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़े गए थे। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर एक नंबर एकदम सही है कि 1976 में इसको जोड़ा ही गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। अब यहाँ पर दे रहा है संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करने के लिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये भी सही है, मूल संरचना को प्रभावित करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता है कभी भी, लेकिन ये यहाँ पर बात कर रहा है, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा जाना, यहाँ पर बात कर रहा है संशोधन की बात। दोनों के दोनों सही तो हैं, लेकिन परिभाषा एक दूसरे की करते हैं नहीं, एक दूसरे के परिभाषा से परे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 16 के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। अनुच्छेद 16 यहाँ पर नियुक्ति सरकारी नौकरियों में नियुक्ति से संबंधित है। यह राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। और इसके बाद से दे रहा है यह केवल संसद ही किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार अथवा नियुक्ति के लिए निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो सही है कि निवास के आधार पर कोई राज्य कह दे कि हम बस अपने ही राज्य के लोगों का नियुक्ति करेंगे, तो यहाँ पर उसके पास अधिकार नहीं है, केवल संसद मंजूरी दे सकती है। और लेकिन 1 नंबर जो दे रहा है यह राज्य और निजी व्यक्ति दोनों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित करता नहीं, यह केवल राज्य द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अब मान लीजिए कोई निजी व्यक्ति अपना निजी कंपनी स्थापित करता है या फिर निजी दुकानें बना लेता है, चाहे कोई भी एक छोटा सा उद्योग बना लेता है, और वो कहता है कि हम इनको नहीं रखें, तो वो कर सकता है, लेकिन राज्य नहीं कर सकता है। यहाँ पर 1 नंबर गलती है, केवल राज्य के बारे में बात है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है
1945 की सप्रू रिपोर्ट संविधान के प्रमुख प्रावधानों को आकार देने के लिए भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसकी आवश्यकता पर बल दिया गया था? सप्रू रिपोर्ट में किसकी आवश्यकता पर बल दिया गया था जी? यहाँ पर दे रहा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सप्रू समिति प्रावधानों का समावेशन किया गया था। उसके बाद से दे रहा है गैर न्याय संगत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का समावेशन। इसके बाद से दे रहा है गैर न्याय संगत मौलिक कर्तव्यों का समावेशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए और 2 तो सही है, अल्पसंख्यकों अधिकारों से संबंधित थी सप्रू समिति। और गैर न्याय संगत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का समावेशन यह भी जुड़ा हुआ था, लेकिन तीसरा नंबर ये गलती है कि गैर न्याय संगत मौलिक कर्तव्यों का समावेशन इससे जुड़ा हुआ था। यहाँ पर पूछा जा रहा है सही कथन, तो केवल 1 और 2 सही है, बल्कि तीसरा नंबर गलती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अब हमारा सेशन समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।